तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यू हाओ और बाकी सभी द शर्क गार्डियन के पहले असाइनमेंट के लिए निकल गए थे और रास्ते में दा हुएंग यू हाओ से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने क्लेन में शामिल करने का ट्राई कर रहा था। पर यू हाओ अंदर ही अंदर ये सोच रहा होता है कि वो ऐसे ही दा हुआबन को जाने तो नहीं देगा। अब आगे अगर यू हाओ वो यू हाओ होता जो पहले शर्क एकेडमी में एंटर हुआ था तो दा हुएंग के बुरे इंटेंशन को परख नहीं पाता और डेफिनेटली दा हुएंग के जाल में फंस जाता। रास्ते में चलते हुए यू हाओ के मन में एक सवाल आता है कि एविल सोल मास्टर क्या होता है, तो इसी के बारे में यू हाओ दा हुएंग से पूछता है। तो दा हुएंग यू हाओ को बताता है कि एविल सोल मास्टर भी हमारी तरह एक सोल मास्टर ही होते हैं, बस वो अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए करते हैं। एविल सोल मास्टर के प्रति जो डर और घबराहट है वो यू हाओ साफ साफ दा हुएंग की आंखों में देख पा रहा है। यू हाओ ने तो दा हुएंग से ये सवाल यूं ही पूछ लिया था, पर अब यू हाओ इस बात को लेकर काफी घबरा और डर जाता है जब वो इन एविल सोल मास्टर्स के प्रति दा हुएंग जैसे एलाइट मेंबर के आंखों में भी डर देखता है। तो दा हुएंग यू हाओ को बताता है कि उन एविल सोल मास्टर्स के पास काफी रेयर एविल मार्शल सोल भी होते हैं। यू हाओ जैसे ही ये बात सुनता है तो वो चौंक जाता है कि मार्शल सोल भी एविल होते हैं। दा हुएंग कहता है कि मार्शल सोल कुछ भी और कैसे भी हो सकते हैं और वो मार्शल सोल की कैटेगरी तुम्हारे मोटिव के ऊपर तय होती है। यू हाओ ठीक से समझ नहीं पा रहा है कि आखिर मार्शल सोल एविल होते हैं या सोल मास्टर। तो यू हाओ की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दा हुएंग यू हाओ को एक एग्जाम्पल देके समझाता है कि आज से 600 साल पहले कंटिनेंट में एक पावरफुल एविल सोल मास्टर आया था जिसकी हाई कल्टीवेशन की वजह से उसने खुद को टाइटल दुलाव घोषित कर दिया और उसकी कल्टीवेशन मेथड भी सबसे काफी अलग थी और उसकी मार्शल सोल भी तभी एक्टिव हो गई जब वो 18 साल का था। और जब उसकी मार्शल सोल एक्टिव हुई तो उसकी कल्टीवेशन के लिए उस सोल मास्टर्स को बच्चे की ब्रेन और हार्ट को सर्व करने की जरूरत पड़ने लगी और ना जाने खुद को टाइटल दुलाव बनाने के लिए उसने कितने बच्चों की जानें ली होगी। इस एग्जाम्पल से यू हाओ को समझ आ गया कि आखिर एविल मार्शल सोल कैसे और क्या होते हैं। कोई भी जन्म से एविल नहीं होता है, सारे सोल मास्टर एक समान ही होते हैं, बस उन्हें एविल बनाते हैं तो उनके गलत काम करने के तरीके। इस चीज को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए यू हाओ दा हुएंग का शुक्रिया करता है और मन ही मन सोचता है कि एक इनर कोर डिसिपल होने के नाते दा हुएंग की नॉलेज मुझसे कहीं ज्यादा है। यू हाओ के मन में एक और सवाल घूम रही है जिसका जवाब वो दा हुएंग से पूछता है कि मास्टर टाओ ने कहा कि हमें ये मिशन 3 दिनों में खत्म करनी है, पर हमारी एकेडमी हेवनली सोल एम्पायर में है जो कि स्टारलू एम्पायर के ईस्ट से बस 1000 माइल से दूर है और जहाँ वो पंडित के ग्रुप है वो स्टारलू एम्पायर के वेस्ट में है जो कि ईस्ट से काफी क्लोज है। तो हमने इस मिशन को आज ही क्यों स्टार्ट कर दिया। दा हुएंग यू हाओ को ज्यादा कुछ तो नहीं बताता है, बस उसकी तरफ एक मिस्टीरियस सी स्माइल देते हुए कहता है कि दोपहर तक इंतजार करो, सब अपने आप पता चल जाएगा। ये सवाल ना कि बस यू हाओ के मन में चल रही थी बल्कि सारे प्रिपरेटरी मेंबर भी इस बात को लेकर डाउट में थे, लेकिन वो शर्क एकेडमी के हिडन स्ट्रेंथ से अभी अनजान है कि आखिर शर्क एकेडमी की पहुंच कहां तक है। सफर करते करते इन्हें काफी टाइम बीत जाता है, इसलिए ये लोग थोड़े समय के लिए रेस्ट करने रुक जाते हैं। इतनी दूरी तय करने के बाद इनर कोर्टयार्ड के डिसिपल्स के एक्सप्रेशन नॉर्मल ही थे, लेकिन आउटर कोर्टयार्ड में से कैटू को छोड़ के बाकी के 3 यानी बीवीज, यांग नानान और शूशांसी पूरी तरह से थक गए थे। कैटू को इस सफर से ज्यादा थकान इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसने पूरे सफर के दौरान अपनी सोल एक्सीलेटर का यूज किया था। वहीं यू हाओ, शी हाओ और वैंगडोंग की बात हम थकान में ना ही करे तो अच्छा है क्योंकि उन्हें तो मास्टर टाओ, दा हुएंग और लिंग लोचेन पूरे सफर के दौरान अपने साथ लेके चले थे। अब सभी लोग जब इतना थक चुके थे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भूख भी बहुत तेज की लगी होगी। तो मास्टर टाओ वैंगडोंग को नीचे उतार के यू हाओ से कहती है कि यू हाओ अब तुम्हारी एबिलिटीज को शो करने का टाइम आ गया है। यू हाओ चिंता में आ जाता है कि इस वक्त बाकियों को छोड़ के उसे कौन सी एबिलिटी शो करनी है, पर मास्टर टाओ फिर हंसते हुए कहती है कि खाना बनाने की एबिलिटी। मास्टर टाओ बाकियों को छोड़ के ये ड्यूटी यू हाओ को इसलिए सौंपती है क्योंकि उसे पता है कि उन सभी में से बाकी किसी को भी खाना बनाने नहीं आती है। पर मास्टर टाओ को ये भी पता है कि यू हाओ पहले एकेडमी के बाहर रोस्टेड फिश बेचा करता था अपनी स्कूल फीस देने के लिए। अब सभी लोग मास्टर टाओ की इस बात से अग्री करने लगते हैं कि यू हाओ ही बेस्ट कुक है और सभी मिलकर यू हाओ को कोई डिश बनाने के लिए फोर्स करने लगते हैं। वैसे इस सफर के दौरान एलिश शुआन भी इन सभी के साथ थे और उन्हें बाकियों के रेस्ट पर थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा होता है क्योंकि आज से पहले इन लोगों ने सफर के दौरान कभी भी रेस्ट नहीं किया था। तो एलिश शुआन भी इन सभी के पास आ खड़े होते हैं। यू हाओ खाना बनाने के लिए तो तैयार हो जाता है, पर वो बनाए कैसे और क्या, क्योंकि उसके पास तो कोई इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है। तो यू हाओ की इस प्रॉब्लम को लेके एलिश शुआन मास्टर टाओ से फायर प्रोड्यूस करने के लिए कहते हैं। वहीं दा हुएंग और चेन जिफेंग को कुछ फिशेस पकड़ लाने के लिए कहते हैं। साथ ही लिंग लोचन, शी और गोंग यांगमो को कुछ वाइल्ड एनिमल्स ढूंढने भेज देते हैं और बाकी बच्चे शी हाओ और वैंगडोंग को कुछ चारकोल जमा करने कह देते हैं। इन सभी को सारे काम बता
बताने के बाद एल्डर शुआन यू हाओ की तरफ आके उससे पूछते हैं कि क्या सच में जो तुम रोस्टेड फिश बनाते हो वो बहुत ही डिलीशियस होता है। अब यू हाओ अपने ही मुंह से खुद की क्या ही तारीफ करता, इसलिए वो थोड़ा शाय हो जाता है और कहता है कि हाँ खाने लायक बन जाती है। तो एल्डर शुआन यू हाओ की थोड़ी खिंचाई करने के लिए कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी बनाई रोस्टेड फिश से मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ तो तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी। ये सुनने के बाद बेचारा यू हाओ समझ नहीं पा रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना। तभी गोंग यांगमो, शीशी और लिंग लोचेन अपने साथ कुछ वाइल्ड एनिमल्स लेके लौट गए थे, जिससे लिंग लोचेन ने अपनी सोल पावर का यूज करके पीसेस में डिवाइड कर दिया, जो कि देखने के बाद यू हाओ थोड़ा स्टन हो गया क्योंकि आइस एलिमेंट तो यू हाओ के भी पास है, पर यू हाओ को अपने सोल पावर के ऊपर इतना अच्छा और एक्यूरेट कंट्रोल नहीं है जितना कि लिंग लोचेन का है। यू हाओ चारकोल को जला के अपने खाने बनाने की ड्यूटी को स्टार्ट कर देता है। वैसे यू हाओ का फिश बनाने का तरीका एज यूजुअल एज सिंपल है, यहाँ तक कि स्पिरिचुअल डिटेक्शन की मदद से खाना बनाना स्टोव के मुकाबले और भी इजी हो गया था। और बस थोड़ी ही देर में यू हाओ की रोस्टेड मीट की खुशबू सभी के नाकों तक पहुंचने लगती है। रोस्टेड मीट की स्मेल पाके एल्डर शुआन किसी बच्चे की तरह यू हाओ की रोस्टेड मीट को खाने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी वहाँ फिश लिए दा हुएंग और चेन जिफेंग भी पहुँचते हैं। उनके यहाँ पहुँचते ही वो भी यू हाओ की रोस्टिंग मीट की स्मेल से स्टन हो जाते हैं कि यू हाओ सिर्फ अभी एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और वो भी 13 साल का भी नहीं हुआ, फिर भी कुकिंग में इतना अच्छा कैसे। तभी वो दोनों यू हाओ के पास आते हैं, जिसमें कि दा हुएंग यू हाओ को रोस्ट करने के लिए कुछ फिशेस देता है। साथ ही चेन जिफेंग भी अपने साथ कुछ फ्रेश मशरूम्स भी लेके आया था, जिसे वो भी यू हाओ को दे देता है। और लगभग वो दोनों अपने साथ 7 से 8 किलो का फिश लेके आए हैं। अब यू हाओ उन फिशेस को क्लीन करने के लिए लिंग लोचन से मदद मांगता है, तो लिंग लोचन भी इस फिशेस को क्लीन करने के काम में लग जाती है और उतने देर में लगभग चिकन के 2 पीसेस रोस्ट हो जाते हैं। इसी दौरान बीवी शूशांसी और जियांगनान के बीच बहस हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग यू हाओ के बनाए रोस्टेड रैबिट्स को टेस्ट करने लगते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि रैबिट सिर्फ 2 है और खाने वाले 14 से 15 लोग, इसलिए वो सभी आपस में ही छीना छोड़ी शुरू कर देते हैं। तो यू हाओ उन सभी को इतना भूखा देख के तुरंत मा शाटाओ के फ्लेम पर एक साथ 4 फिशेस रोस्ट करने लग जाता है। वैसे यू हाओ की रोस्टिंग स्किल मा शाटाओ और लिंग लोचन के उनके आइस और फायर के कंट्रोल से कम भी नहीं है। सभी लोग काफी जॉय के साथ खाना खत्म करते हैं। वैसे तो उनका प्लान सिर्फ 1 से 2 घंटे तक रेस्ट करने का था, पर मजे मजे में सभी को रेस्ट करते 3 घंटे बीत जाते हैं। और इन सभी के एक साथ इतने टाइम स्पेंड करने पर सीनियर्स और जूनियर की रिलेशनशिप और अंडरस्टैंडिंग और भी क्लोज हो गई है। अब क्योंकि सभी ने काफी रेस्ट कर लिया था, साथ ही न्यूट्रियस फूड भी खा लिया था, तो इसलिए सभी लोग अपनी मंजिल यानी मिंगदुओ माउंटेन की तरफ रवाना हो जाते हैं। और फाइनली 2 घंटे सफर करने के बाद सारे लोग मिंगदुओ माउंटेन पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग यहाँ पहुँचते हैं तो रास्ते के बीच उन्हें एक आर्मी की कैंप रोक लेती है। तभी दा हुएंग नीचे उतर के बैरक क्रॉस करते हुए कैंप के अंदर चला जाता है और कैंप से 10 मिलिट्री ग्रेड फ्लाइंग टाइप सोल टूल्स बोरो कर ले आता है। वैसे तो अगर किसी सोल मास्टर को उड़ना है तो नेचुरली उसके पास फ्लाइंग टाइप मार्शल सोल होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी सोल मास्टर के पास फ्लाइंग मार्शल सोल नहीं है तो वो इन मिलिट्री ग्रेड फ्लाइंग टूल का यूज करके एक अच्छी खासी उड़ान भर सकता है। इस टूल को पहली बार सन एंड मून एम्पायर ने डेवलप किया था और इसकी रैपिड प्रोडक्शन को देखते हुए स्टारलू एम्पायर ने भी इस फ्लाइंग टूल की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। लेकिन इस फ्लाइंग टूल की प्रोडक्शन एक्सपेंसेस काफी ज्यादा है, इसलिए दा हुएंग के अलावा कोई भी 10 फ्लाइंग टूल बोरो नहीं कर पाता। वो इसीलिए क्योंकि दा हुएंग इस एम्पायर के ड्यूक का बेटा है। अब हमारे शार्क मॉन्स्टर्स उन पंडित के ग्रुप से कैसे फाइट करते हैं वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी।